हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ सिंपल प्रोग्राम्स, कुछ अरिथमेटिक प्रोग्राम्स, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड किया था, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया था। राइट, कुछ ऐसे प्रोग्राम हमने बनाए थे। आज हम एक स्पेशल, एक काफ़ी अच्छी प्रोसेस के लिए प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और उस प्रोसेस का नाम है असल में स्वैपिंग। ये आगे कुछ प्रोग्राम्स बनाने में काफ़ी हेल्प करती है ये प्रोसेस। तो ये ज़रूरी है कि आपको इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए कि स्वैपिंग का मतलब क्या होता है और कहाँ पर स्वैपिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आइए पहले तो जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में कि स्वैपिंग का मतलब क्या है, स्वैपिंग प्रोसेस में असल में होता क्या है। स्वैपिंग का मतलब होता है दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करना। राइट, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू हमने दी हुई है 20 और बी की वैल्यू हमने दी हुई है 50। तो हम कुछ ऐसा कोड करें, हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखें, हम कुछ ऐसा लॉजिक रखें कि जो b की वैल्यू है 50, ये वैल्यू आ जानी चाहिए a वेरिएबल के अंदर, जो a वेरिएबल की वैल्यू 20 है ये आ जानी चाहिए b के अंदर। क्लियर? a की वैल्यू b में, b की वैल्यू a में, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग। राइट, स्वैपिंग का आगे चलकर सॉर्टिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि काफ़ी सारा आपके पास डाटा है, उस डाटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करना। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग की प्रोसेस बिना स्वैपिंग के संभव नहीं होती है। तो इसलिए पहले तो हम जानेंगे स्वैपिंग के बारे में, फिर जब आगे चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे तो सॉर्टिंग भी मिलेगी, सॉर्टिंग पर भी डिस्कशन होगा आगे चलकर। फिलहाल हम स्वैपिंग को प्रोग्राम को देखते हैं। तो आई होप स्वैपिंग की प्रोसेस तो आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली स्वैपिंग क्या होता है। दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करने की प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग। ऑलराइट, तो अब बात आती है कि इस प्रोग्राम को बनाना कैसे है, क्या लॉजिक यहां पर हम यूज करेंगे। इसको देखिए, एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझें तो बड़ी जल्दी ये समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास दो ग्लास है। राइट, ये ग्लास नंबर 1, ये ग्लास नंबर 2। फर्स्ट ग्लास में भरा हुआ है वाटर और सेकंड ग्लास में भरा हुआ है मिल्क। ठीक है, अब हमको ऑर्डर दिया गया कि ये जो दोनों ग्लास में वाटर और मिल्क भरा हुआ है इसको इंटरचेंज करना, मतलब एक्सचेंज करना आपस में। मतलब मिल्क जो कि ग्लास नंबर, मान लीजिए ग्लास के नाम है ए और बी। ठीक है, ए ग्लास में वाटर, बी ग्लास में मिल्क। हमें कहा गया कि वाटर को बी में करो और मिल्क को ए में रखो। तो अब यहां पर ये काम कैसे होगा? इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी थर्ड ग्लास की। यहां तीसरा ग्लास हमें लेना होगा सी। राइट, फिर हम क्या करेंगे, सी में रखेंगे ए के वाटर को, यानी ए का वाटर सी में आ जाएगा, यानी सी इक्वल टू ए का वाटर ए सी में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब जब वाटर सी में आ गया तो ए में हम क्या रख देंगे, बी की वैल्यू को, मतलब ए में आ जाएगा मिल्क, ए में आ गया बी का मिल्क। राइट, अब बी में रख देंगे जो हमने सी में रखा था वाटर, बी में आ जाएगी सी की वैल्यू। तो असल में इन तीन लाइन से हम इस स्वैपिंग की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। और यहां पर एक नई चीज क्या देख रहे हैं कि अगर हमको दो वेरिएबल्स को आपस में स्वैप करना है तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है एक थर्ड वेरिएबल की। जैसा कि देखा हमने, सी का यूज करके हमने आपस में इंटरचेंज किया। राइट, तो चलिए इस प्रोग्राम को बना करके देखते हैं कि जब हम C++ में इस प्रोसेस को अपने प्रोग्राम में करेंगे तो कैसे करेंगे। ओके, तो एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम M6 M6.cpp। ऑलराइट, अब यहां पर सबसे पहले तो हमें #include iostream.h, not .h, only iostream, then using namespace
अब यहाँ बना हमारा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं, जैसा कि हमने देखा था अभी कि हमने दो वेरिएबल मान लेते हैं, ले लिए, ए की वैल्यू 20 ले लिया, बी की वैल्यू ले लिया 50, राइट। बी इक्वल टू 50। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोसेस हमें परफॉर्म करनी है कि बी की वैल्यू 20 हो जानी चाहिए और ए की वैल्यू 50 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने 3 लाइन लिखी थी। 3 लाइन क्या लिखी थी देख सकते हैं आप, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, राइट। तो अब यहाँ सी की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ लिख दिया हमने इंटीजर सी इक्वल टू ए, ऑलराइट। देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। बस ये 3 लाइन में स्वैपिंग प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी। अब यदि हम सी आउट अगर ए और बी दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो हमें वैल्यूज एक्सचेंज्ड मिलेंगी। आइए चल के देखते हैं। यहाँ हमने मैसेज के साथ में प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए। देन लाइन चेंज के लिए हमने देखिए लाइन चेंज का मतलब क्या होता है, अभी हम पहले वैल्यूज देख लें, क्या वैल्यूज सच में इंटरचेंज हो रही हैं। देन उसके बाद एक नई चीज़ हम और देखने वाले हैं इस प्रोग्राम में, लाइन चेंज। तो देखिए अभी क्या मिल रहा है हमें, अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें जो भी आउटपुट होगा, जो भी ए और बी की वैल्यू एक्सचेंज होने के बाद मिलेगी वो प्रिंट होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमें रिजल्ट मिल रहा है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 50 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। पर दोनों वैल्यूज असल में, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी दोनों असल में एक ही लाइन में आ रही है। हम चाहते हैं दोनों अलग अलग लाइन में आउटपुट में दिखें, मतलब वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 50, देन नेक्स्ट लाइन में वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। तो ये लाइन चेंज हमें कहाँ पर करना है, ए की वैल्यू प्रिंट करने के बाद, यानी कि यहाँ पर हमें आउटपुट मिला वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 50, और ये 50 कहाँ से मिला, क्योंकि हमने सी आउट ए को किया हुआ है, ठीक है। ये मैसेज मिला हमें वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए की वैल्यू 50 प्रिंट करते ही हमें लाइन नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं /n, \n। \n असल में ये एक नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर होता है जिसका यूज़ करके हम न्यू लाइन में कर्सर को पहुँचाते हैं, ठीक है। इसकी जगह में हम चाहें तो एंड एल का भी यूज़ कर सकते हैं या \n का, दोनों का यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। हाँ, एंड एल लिखेंगे तो उससे आप इन्वर्टेड कॉमाज यानी डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेपरेट लाइंस में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल रही है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 50 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली प्रोसेस हो क्या रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए की वैल्यू हमने 20 दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई थी 50, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने जब लिखा सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए लिखने का क्या मतलब है कि ए की वैल्यू को हमने सी वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो गई, जो ए में थी, यानी कि 20, ऑलराइट। देन आपने लिखा ए इक्वल टू बी, मतलब ए में आपने शिफ्ट किया बी की वैल्यू को और बी की वैल्यू थी 50। देन लिखा गया बी इक्वल टू सी, यानी बी में हमने सी की वैल्यू को असाइन किया और सी की वैल्यू क्या है 20, ऑलराइट। तो बी हो गया 20। तो इस तरह से ए की वैल्यू 50 हो जाती है और बी की वैल्यू हो जाती है 20 और स्वैपिंग प्रोसेस परफॉर्म। क्लियर। तो ये तरीका था स्वैप को यूज करने का, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं हम एक नई, कि अगर इस प्रोग्राम में हमने सी का यूज किया और सी का यूज करके दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप किया, क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना सी का यूज किए हम दो ही वेरिएबल से दोनों वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कर सकें, मतलब विदाउट यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल? क्या हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है, उसकी भी एक प्रोसेस है। आइए देखते हैं कि कैसे इस काम को हम कर सकते हैं बिना थर्ड वेरिएबल के।
मान लेते हैं हमारे पास दो, जैसा कि यहाँ पर वेरिएबल्स ए और बी दिए हुए थे, दोनों की वैल्यू हमने मान ली 20 एंड 50। ऑलराइट, अब हमारा टास्क ये है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल सी हमें दोनों को स्वैप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर भी 3 ही लाइन के स्टेटमेंट्स हमें लिखने होंगे, पर वो स्टेटमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले हमने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस बी, राइट, ए इक्वल टू ए प्लस बी। इट मीन्स ए और बी को जोड़िए और जो टोटल आए वो बन जाएगी ए की नई वैल्यू, राइट। देन इसके बाद लिखा हमने b इक्वल टू ए माइनस बी, देन a इक्वल टू अगेन a माइनस बी। है ना एकदम आश्चर्य भरी चीज। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा है और किस तरह से ये स्वैप कर रहा है बिना सीखे। तो जो जो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको हम सॉल्व करें, देखें क्या स्वैपिंग प्रोसेस हो रही है, क्या दोनों की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। a इक्वल टू ए प्लस बी, तो इस लाइन को पढ़ते ही a की नई वैल्यू क्या बन जाएगी? 70। ये कैसे हुआ? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, सामने सामने लिखा हुआ है। a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 50 है, यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया 20 प्लस 50, तो a की न्यू वैल्यू क्या हो गई? 70। अब a की वैल्यू आपको 70 ध्यान में रखना है। देन आगे लिखा हुआ है b इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए कितना हो चुका है? 70 माइनस बी कितना है? 50, यानी 70 माइनस 50। तो 70 माइनस 50 करने पर हमें मिला 20, और ये 20 हम कहाँ रख रहे हैं? बी में रख रहे हैं, राइट। तो यानी बी की अब नई वैल्यू क्या हो गई? 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यूज बदल चुकी हैं। ए की वैल्यू क्या हो चुकी है? 70, बी की वैल्यू हो चुकी है 20। अब आगे आपने लिखा ए इक्वल टू अगेन ए माइनस बी, तो अब दोनों की वैल्यू बदल चुकी है, ए की भी बी की भी। तो अब जो नई वैल्यू है ए बी की उसमें आपको माइनस करना है, ए माइनस बी, यानी 70 माइनस 20, तो ये आपको मिला 50, और ये 50 जा किस पे रहा है? ऑफकोर्स ए में। तो इस तरह से वैल्यू आपको स्वैप हो करके मिल रही है। ए की वैल्यू हो चुकी है 50 एंड बी की वैल्यू हो चुकी है 20। क्लियर? तो यहां पर इस प्रोसेस में हमने सी का यूज नहीं किया, विदाउट यूजिंग ऑफ वेरिएबल सी, विदाउट यूजिंग ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल, यहां पर हमने स्वैपिंग प्रोसेस परफॉर्म की है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते अगर आपने मिस नहीं किया होगा, देखा होगा पूरा शुरू से अंत तक, तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, वैसे तो नॉर्मली जो भी लाइन हम लिखते हैं कोडिंग में तो हर लाइन को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? अगर हम ऐसा भी लिख रहे हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। अगर हम लिख रहे हैं सी आउट ए, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे क्या खास होते हैं, इनको क्यों बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट? असल में कंट्रोल स्टेटमेंट इनको नाम देने के पीछे वजह ये है कि ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। प्रोग्राम का फ्लो मतलब प्रोग्राम का रन होना, ये रन हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब कब कौन सी लाइन रन हो रही है उसको एक फ्लो में रन करते हुए चलना, ये हो गया प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो। इस फ्लो को कंट्रोल करने वाले, मतलब जिन स्टेटमेंट्स में ऐसी पावर होती है जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि प्रोग्राम रन होते हुए इधर जाएगा या इधर चला जाएगा, ठीक है, यहां पर रन होगा या यहां पर रन होगा, मतलब प्रोग्राम के फ्लो को हैंडल करने का काम जिन स्टेटमेंट के द्वारा किया जाता है उनको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्लियर? अब आइए देखते हैं ये होते कौन कौन से हैं। ये कई सारे होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। सबसे पहला तो इफ एल्स नाम का एक स्टेटमेंट होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें इफ एल्स जो है ये असल में एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि अगर आपके द्वारा दी गई कंडीशन सही है तो ये काम होगा, गलत है तो ये काम होगा। मतलब हम यूजर के सामने दो ऑप्शंस रख देते हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर दी गई कंडीशन सही होगी तो ये काम हो जाएगा, गलत होगी तो ये काम हो जाएगा।
ठीक है, पर होगा दोनों में से कोई एक, राइट। और कौन सा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? कंडीशन, जो हम कंडीशन लगाएंगे इफ का यूज करके, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर डिसीजन, यहां पर स्टेटमेंट डिसाइड कर रहा है कि इस वाले स्टेटमेंट को रन किया जाए या इस वाले को, मतलब प्रोग्राम का फ्लो इधर जाएगा या इधर जाएगा। क्लियर हुआ अभी? जो हम अभी बात कर रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट की, कि ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करते हैं वो कहलाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहां पर जो इफ स्टेटमेंट है वो भी डिसाइड कर रहा है कि इधर का पोर्शन रन होगा या इधर का, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फ्लो है इधर होगा या इधर होगा। तो इसलिए इसे कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। और भी ऐसे बहुत से कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है नेस्टेड इफ, लैडर इफ, इसके अलावा एक स्विच केस स्टेटमेंट होता है जिसे हम मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्विच केस, राइट। देन इसके बाद कुछ इटरेटिव लूप्स होते हैं, रिपीटिशन, इटरेटिव स्टेटमेंट्स जिनको लूप भी कहा जाता है, जैसे कि डू वाइल, वाइल एंड फॉर लूप। तो ये तीनों असल में लूपिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं या इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव मतलब रिपीटिशन, ठीक है। तो इन तीन स्टेटमेंट का यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को अगर रिपीट करना हो बार बार प्रोग्राम में, तो इन तीनों का यूज करते हैं, इसीलिए इसको इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, राइट। तो इस तरह से ये कंडीशनल स्टेटमेंट, मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, ये सारे के सारे स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि इन सभी में एक चीज कॉमन है कि ये सारे स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के फ्लो को हैंडल करते हैं, कि प्रोग्राम कब कहां पर पहुंचेगा और किसको रन करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इन सारे स्टेटमेंट्स को कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहा गया है, ओके। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इफ एल्स, तो चलिए आज इफ एल्स वाले में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इफ एल्स असल में एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कंडीशन अप्लाई करने की सिचुएशन आती है तब हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का, ऑलराइट। और इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इफ के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं अपनी कंडीशन, और कंडीशन को कंपाइलर के द्वारा चेक किया जाता है। यदि ये कंडीशन सही होती है तो इफ के बाद जो भी कोड ब्लॉक हम लिखते हैं, जैसे यहां पर हमने अपना एक कोड ब्लॉक बना दिया यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा इफ का कोड ब्लॉक हो गया, और इसके बाद हमने बनाया एल्स का कोड ब्लॉक। इस तरह से दो अलग अलग ब्लॉक्स हमने बनाए, पहला वाला ब्लॉक है इफ का, दूसरा है एल्स का, राइट। अब जो फर्स्ट ब्लॉक है इफ के लिए, सेकंड ब्लॉक है एल्स के लिए, इन दोनों में से रन कोई एक ही ब्लॉक होगा, ठीक है। यही शर्त होती है इफ एल्स स्टेटमेंट की, कि इफ या एल्स दोनों ब्लॉक में से रन एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है, पर कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है हमारे द्वारा दी गई कंडीशन के सही या गलत होने पर, राइट। कंपाइलर के द्वारा इस कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर दी गई कंडीशन ट्रू है, सही है, तो फिर इफ ब्लॉक के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन यदि दी गई कंडीशन फॉल्स होती है, इन दैट केस पूरे इफ के कोड ब्लॉक को जंप करके कंपाइलर पहुंच जाता है एल्स के ब्लॉक में, और एल्स में लिखी हुई कंडीशन, लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? तो इस तरह से अप्लाई किया जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट C++ प्रोग्रामिंग में। अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इफ एल्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है C++ प्रोग्राम में, और इफ एल्स का यूज करके कुछ बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम्स हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसलिए बिल्कुल मिस मत करिएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ऑलराइट। और समय से आपको हर लेक्चर, हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, टैप कर दीजिएगा, ताकि
आपका टाइम लॉस ना हो, हर वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में यदि आपको कुछ सीखने को मिला, मज़ा आया, कुछ जानकारी मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली C++ के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।